Hello, people. How are you all? So, welcome to Study Psychology with Shia. एंड दिस इज़ आवर न्यू बैच. बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रेश बैच हमने स्टार्ट किया है और हमारा टारगेट है आपका जो EVGC का एग्ज़ाम आने वाला है वो, और उसके अलावा हमारा नेट JRF दिसंबर का टारगेट है. इसके अलावा अगर आप गेट देने वाले हैं तो वो भी आप इसी वाली पर्टिकुलर सीरीज़ से कवर कर सकते हैं. तो यानी कि कोई भी आपका नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम है विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी, जो कि ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने वाले हैं. सब्जेक्टिव या ऐसे राइटिंग वाली हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे. बट अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आप अपने इन्हीं नोट्स को और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लीजिएगा. ठीक है, अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की. तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्रैश कोर्स किया था और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस बैच को देखने से पहले एक बार क्रैश कोर्स देख करके आएँ. अगर आपने देख लिया तो वेरी गुड, नहीं देखा तो कोई बात नहीं. जैसे भी आपको टाइम मिले एज एंड व्हेन आप उसको कंप्लीट करें. ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में है. तो आपके जो वीडियोस हैं एक बार के लिए उनको देख लें ताकि आप फैमिलियर हो जाएं कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ेंगे. क्रैश कोर्स जब हमने किया था उसमें से आपके मोर देन 80 क्वेश्चन आराम से 100 में से निकल करके आ रहे थे. जो लोग मेरे साथ बैच में जुड़े हुए थे उनके मोर देन 85 क्वेश्चन सही हो रहे थे. मतलब कि हमारे सिलेबस में से निकल के आ रहे थे, जो हमने कवर किया था कोचिंग के जो नोट्स थे उससे. अभी आप लोगों को क्रैश कोर्स में मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाई बिकॉज वो कंपाइल्ड नहीं थे मेरे पास, और अभी वो कंपाइलेशन चल रहा है. तो वंस दे विल गेट कंपाइल्ड आई विल गेट देम पब्लिश्ड. तो तब तक के लिए आप क्या करें, आप क्लासेस अटेंड करें और नोट्स खुद हैंड रिटन बना लें. और आफ्टर डैट आपको जो नोट्स मिलेंगे वो कंपाइल्ड बुक में एक मार्केट में आ जाएगी. मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, आप उसको बाय करें. उसके अलावा नेट JRF की तैयारी आप कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको PYQs करने बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होते हैं वो नेट JRF के ही होते हैं. तो वो बुक मैंने आपको कंपाइल करके पब्लिश करवाई हुई है, वो बुक आप बाय करें. अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, नहीं तो आशीर्वाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे है, आप वहाँ से लें. ठीक है, बुक आपको ज़रूर लेनी है और उसको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है. PYQs नहीं करेंगे तो आपके लिए नेट JRF निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको PYQs को नहीं करते हैं तो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्लास है इस बैच की, तो वेलकम टू यू ऑल. और थोड़ा लाइट रखेंगे आज, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे. अभी कुछ दिनों तक मैं आपको रिकॉर्डेड ही दे पाऊँगी क्लासेस क्योंकि थोड़ा सा मुझे टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं. एक बार वो रिजॉल्व हो जाए उसके बाद हम लाइव भी लेनी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एक टाइम पर्टिकुलरली हम फिक्स करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नाइट का. और फिर हमारी क्लासेस जो है रेगुलरली वहाँ चलेंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो है ये क्या है, तो बेसिकली हम जानते हैं साइकोलॉजी के जो रूट्स हैं, जो वर्ड रूट है वो ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं. ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, दो वर्ड से ये बना है, साइके एंड लोगोस. साइके का मतलब होता है सोल या फिर माइंड, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस. तो बेसिकली क्या था, पहले के टाइम पे साइकोलॉजी जो थी उसको सोल की स्टडी माना जाता था कि आप अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, माइंड का अध्ययन कर रहे हैं. बट आज की डेट में देखा जाए तो सोल इज़ नॉट ट्रेसेबल. आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि सोल कहाँ है, क्या है. यू कैन नॉट स्टडी सोल एज सच. तो साइकोलॉजी के केवल आपको वर्ड पता होना चाहिए. रूट वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है, साइके है, लोगोस है. इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि नेट में तो नहीं पर बाकी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं आपके एंट्रेंसेस वगैरह के, वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है. सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट इट. ओके, मोस्टली हमारे यहाँ पे ग्रीक वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स या फिर लैटिन वर्ड्स ही यूज़ में लिए गए हैं. तो साइकोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली ग्रीक वर्ड ही जो है वो यूज़ में लिया गया है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो है बिफोर 1879 इट वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी. फिलॉसफी के अंडर साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था. कब तक, टिल 1879. तो 1879 में ऐसा क्या हुआ, तो 1879 में विल्हेम वूंट जो थे, इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की. पहला जो लैब था, लेबोरेटरी, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, सब्जेक्ट साइंस का है, आपको वहाँ पे लैब की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, टेस्ट्स करने हैं. तो जो पहला लेबोरेटरी बना था, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, वो इस्टेब्लिश किया था किसने, विल्हेम वूंट ने.
कहाँ पे किया था? उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग। ये है कहाँ पे? ये है जर्मनी में। तो इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। कब हुआ, किसने किया और कहाँ पे किया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट इट। 1879 साइकोलॉजी का एक तरीके से बोल सकते हैं कि टर्न साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट 1879 से बना है। इससे पहले साइकोलॉजी फिलोसफी के अंदर पढ़ा जाता था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। तो मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट बने वो फिलोसफर्स ही थे जो आगे साइकोलॉजिस्ट बने मोस्टली, ठीक है। तो फिलोसफी का पार्ट था। 1879 में विल्हेम वुंट थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में पहला लेबोरेटरी इसका इस्टेब्लिश किया। तब से ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, एक अलग से सब्जेक्ट ये बन चुका है, ठीक है। इसीलिए एबिंगहॉस ने इसके बारे में एक बात कही थी कि साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। पास्ट बहुत पुराना है, अतीत बहुत पुराना है क्योंकि फिलोसफी के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन हिस्ट्री अगर हम बात करें, जो पेपर पे जो हिस्ट्री आप बात करोगे वो 1879 से ही आप शुरू कर सकते हो। तो लगभग 200 साल भी नहीं हुए शायद, हाँ 200 साल भी इसके नहीं हुए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन पास्ट बहुत पुराना है। एबिंगहॉस ने ये बात कही है। चलिए, अब विल्हेम वुंट के बारे में मेन बातें कर लेते हैं। इसमें से पॉइंटर्स हम बिल्कुल करेंगे। पॉइंटर्स ही आपको, जो बुक आपकी पब्लिश होगी उसमें भी पॉइंटर्स ही आपको मिलेंगे। नोट्स हमेशा स्पेसिफिक पॉइंटर्स होने चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा। तो विल्हेम वुंट की बात करते हैं। चलिए, अब भी जब आप नोट्स लिखोगे तो आप वीडियो को पॉज करके, बैक करके, इस तरीके से नोट्स को आप आराम से लिखें, ठीक है। मिस्टेक्स ना करें। बाकी आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर बुक आपकी आ जाएगी। 1 महीना लगेगा कम से कम। 1 महीने के अंदर अंदर बुक जो है मैं कंपाइल करने की कोशिश करूँगी, जल्दी से जल्दी मैं कर दूँ, और फिर पब्लिश होने में उसको लगभग इतना ही समय लग जाएगा। तो विद इन 1 मंथ आपको आई थिंक बुक अवेलेबल हो जानी चाहिए। चलिए, तो विल्हेम वुंट जो है, इनके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि इन्होंने पहली लेबोरेटरी स्टैब्लिश की, तो इनको क्रेडिट देना बनता है। तो इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं? विल्हेम वुंट को, बिकॉज ही इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात करें, इन्होंने और क्या काम किया है? इन्होंने ये नेचुरल साइंस से बहुत इंस्पायर्ड थे, ठीक है। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट फिर भी यू शुड नो। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करना चाहते थे। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इन्होंने ये बोला, अब मैंने कहा था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, किन चीज़ों से बना है, इसके क्या एलिमेंट्स है, उन चीज़ों को वो स्टडी करना चाहते थे। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जो माइंड है इसको कहीं ना कहीं वी कैन ब्रेक, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि वी कैन ब्रेक द माइंड, इसके पार्ट्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे किसी भी चीज़ के टुकड़े करते हैं, विभाजन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ही वॉज अ रिडक्शनिस्ट। रिडक्शनिस्ट का मतलब उनका ये मानना था कि इस चीज़ को टुकड़ों में बांटा जा सकता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें मैटर की, मैटर को तोड़ तोड़ के आप एटम लाते हो, एटम को तोड़ तोड़ के आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लाते हो। तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है जिसमें आप चीज़ों को रिड्यूस करते हो, या फिर इसको एटॉमिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, एटॉमिस्ट भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि माइंड जो है वो डिविजिबल है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि नहीं, आप उनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वो उसको एज अ होल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका ये मानना है कि आप उनको टुकड़ों में स्टडी कर सकते हो, उनको आप बांट सकते हो, चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट एल्स यू शुड नो, इन्होंने कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, फीलिंग एंड विल। रिप्रेजेंटेशन, फीलिंग एंड विल, इन 3 पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया कॉन्शियसनेस को, ठीक है, फाइन। इसके अलावा इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, वो बेसिकली थॉट है, और उस थॉट को इस 3 चीज़ों में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। ओके फाइन, व्हाट एल्स वी शुड नो। एक हमारा साइकोलॉजी में डिबेट चलता है, एक टॉपिक ऑफ डिबेट है, दैट इज इंटरैक्शन वर्सेस पैरेलिज्म।
इंटरेक्शनिस्ट वर्सेस पैरलिस्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी थिंकिंग दो तरह की होती है। कुछ ये मानते हैं कि मोनिज्म है, मोनिज्म मतलब केवल एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, ओनली वन, या तो माइंड है या बॉडी है, किसी भी एक चीज़ में बिलीव करेंगे। सपोज कीजिए मैं बोलूँ कि आई बिलीव ओनली इन बॉडी, देयर इज़ नो माइंड, माइंड कोई चीज़ नहीं होती, हमारी केवल शरीर जो दिख रहा है वो होता है, माइंड कुछ नहीं होता हमारे अंदर, तो मैं मोनिस्ट हूँ। या मैं ये कहूँ केवल माइंड होता है, शरीर तो नहीं होता, माइंड ही माइंड होता है मेन, तो मैं मोनिस्ट हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ दो हैं, दो चीज़ें हैं, तो वो कहेगा डुअलिस्ट। डुअलिस्ट वो होता है जो कहता है कि बोथ एग्जिस्ट, माइंड भी है और बॉडी भी है। मैं ये मानती हूँ कि भाई शरीर भी है और माइंड भी है। अब मोनिस्ट जो होते हैं वो तो क्लियर है कि भाई एक ही चीज़ है। डुअलिस्ट में दो बात हो गई, ये भी है और वो भी है। तो अब ये दोनों अगर हैं तो ये इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं या दोनों अलग अलग रहते हैं? तो इस बेसिस पे डुअलिस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरेक्शनिस्ट। इंटरेक्शनिस्ट ये बोलता है कि आपका जो माइंड और बॉडी है दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर अच्छा शरीर है तो माइंड भी अच्छा होगा, या माइंड अच्छा है तो शरीर भी अच्छा होगा, इंटरेक्शन है आपस में। और दूसरे होते हैं पैरलिस्ट। पैरलिस्ट इनका ये मानना होता है कि माइंड और बॉडी अलग अलग चलते हैं, ठीक है, माइंड बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी माइंड पे डिपेंड नहीं करती, दोनों पैरेलल है। तो इस ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट का टेक अलग अलग होता है, कोई मोनिस्ट है, कोई डुअलिस्ट है, तो डुअलिस्ट में वो कौन है, इंटरेक्शनिस्ट है या पैरलिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विल्हेम वुंड की हम बात करें तो ही वॉज अ साइकोफिजिकल पैरलिस्ट, वो पैरलिस्ट थे, मतलब कि उनके लिए बॉडी भी है, माइंड भी है और दोनों पैरेलल हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो यू शुड नो दिस दैट विल्हेम वुंड वॉज अ साइकोफिजिकल पैरलिस्ट। ये पैरलिस्ट के लिए मैं ऐसे लिखती हूँ, पैरेललिस्ट, ठीक है, इसको आप फुल स्पेलिंग लिख लें, ठीक है। ये सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो भी साइकोफिजिकल पैरलिस्ट ही थे, ठीक है। बाकी फ्रॉइड पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्शियसनेस हो गया, साइकोफिजिकल पैरलिस्ट हो गया, व्हाट एल्स यू शुड नो। अच्छा, कुछ और एडिशनल बातें मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने मोस्टली जो स्टडी की है ना वो क्वान्टिटेटिव करी है, क्वान्टिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में इन्होंने क्या स्टडी करी, इन्होंने वॉलंटैरिज्म की स्टडी की है, कि चीज़ें जो है वो वॉलंटैरिली हम करते हैं। इनकी मोस्टली स्टडी क्वांटी है, लेकिन केवल एक स्टडी इनकी क्वालिटेटिव है। कौन सी? वोल्कर साइकोलॉजी। वोल्कर साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली वोल्कर साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कल्चर की और लैंग्वेजेस की, स्टडी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। अभी तक ये कभी भी एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा नहीं गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो याद रखें चाहे तो ना रखें, ज़रूरी नहीं है। बस ये याद रखना कि इनकी मोस्टली स्टडी क्वांटिटेटिव थी, जिसमें इन्होंने वॉलंटैरिज्म वगैरह पढ़ा, और क्वालिटेटिव में वोल्कर साइकोलॉजी आती है, विच इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। ऑब्वियसली लैंग्वेज और कल्चर को आप क्वालिटेटिवली ही स्टडी कर सकते हो, यू कैन नॉट डू क्वान्टिटेटिव स्टडी फॉर दैट। ओके फाइन, तो इतना सा आपको इसमें याद रखना है। तो ये हमने बात करी फाउंडर ऑफ इसकी, फादर ऑफ साइकोलॉजी की, विल्हेम वुंड की हमने बात करी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आती है, इन्होंने एक ट्राई डायमेंशनल थियोरी ऑफ फीलिंग भी दी है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ट्राई डायमेंशनल थियोरी ऑफ फीलिंग, 3 पार्ट्स में इन्होंने फीलिंग को डिवाइड किया कि 3 तरह से फीलिंग्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ योर एक्साइटमेंट वर्सेस काम, या तो आप एक्साइटेड होगे या आप काम होगे। दूसरा, टेंशन वर्सेस रिलैक्सेशन, या तो आप टेंस्ड हो या आप रिलैक्स्ड हो। तीसरा, प्लेजर वर्सेस डिसप्लेजर, या तो आप प्लेजर्ड हो या आप डिसप्लेजर्ड हो। ये इन्होंने बताया, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम मेथड्स की बात करते हैं, स्टडी कैसे करते थे, इनका स्टडी करने का तरीका क्या था। तो बेसिकली क्या करते थे ये, इनके जो स्टूडेंट्स होते थे उन स्टूडेंट्स को ये अपने लैब में ब्लाइंड फोल्ड करके उनके हाथ पे एक पत्थर रखते थे, फिर बोलते थे अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है इस पत्थर के रिलेटेड, तुम्हारे हाथ पे जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड तुम्हें क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये एक तरीके से मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होता है। दिस इज़ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, खुद को फील करना, खुद के जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना, समझ पाना खुद को। तो विल्हेम वुंड का ये मानना था कि जब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे
तब तक आप दूसरों को नहीं समझ सकते। तो ये इनका मेथड था सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। यहाँ पे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन आप कई जगह पढ़ेंगे, कह भी सकते हैं, पर बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन टर्म इन्होंने खुद ने नहीं दिया। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने जर्मनी में लैबोरेटरी स्टैब्लिश की। ही वॉज अ जर्मन, वो जर्मन थे, तो उनकी जो भी स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई हैं। पर हम यहाँ पे जो टर्म्स पढ़ रहे हैं सारी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब कि ट्रांसलेटेड वर्ड्स हैं। तो बहुत से वर्ड्स इनके जो होते थे उनका जो अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन है हम वो पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कभी भी टर्म्स ये इंट्रोस्पेक्शन या ये सब नहीं दिया, स्ट्रक्चरलिज्म टर्म भी इन्होंने नहीं दिया। ये सारे जो टर्म्स है ये ट्रांसलेटेड है या किसी और के दिए हुए हैं, इनके स्टूडेंट टिचनर के दिए हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है ये इन्होंने किया। इसके अलावा ये एक्सपेरिमेंट्स करने में भी बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये इनका मेथड ऑफ स्टडी है, इतना आपको याद रखना है। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपसे पूछा जाता है, इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना याद रख लें तो बहुत है। बाकी हाँ, जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनका आपका टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया था हम हर वीक में टेस्ट रखेंगे, उसके लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा। क्लासेस आपकी सारी फ्री में चल रही हैं यूट्यूब पे, पर जो टेस्ट होंगे वो पेड होंगे। ठीक है, आपको कितना पे करना है, 1000 रुपीज़ आपको पे करना है, वन टाइम, एक ही बार करना है। टिल आपका जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है तब तक के लिए आपकी टेस्ट सीरीज़ जो चलेगी, हर वीक में आपका एक टेस्ट होगा। तो आप लगा लीजिए, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तो 6 महीने के लिए जो जितने भी टेस्ट होंगे आपके हर वीक वाले, उनके लिए केवल आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं, वन टाइम ओनली। और जो भी आपको पूरे वीक में मैं पढ़ाऊँगी वो सारे का आपका टेस्ट लिया जाएगा। और एक बार यूनिट कंप्लीट हो गई तो पूरी यूनिट का टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद में आधे सिलेबस का, 1/4 का, 1.5 का, 3/4 का, और लास्ट में फुल सिलेबस होने के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग इनरोल करें, क्योंकि क्लासेस हम जैसे ये रिकॉर्ड तो मैं खैर ट्यूसडे को कर रही हूँ, आप लोगों को वेडनेसडे को मिलेगा, ये अपलोड होगा। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन में जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे नहीं तो संडे को होगा। हफ्ते में एक दिन हम टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट से एक दिन पहले मैं आपको लीव दिया करूँगी फॉर प्रिपरेशन। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को आप पढ़ाई करेंगे, सैटरडे को आई विल गिव यू लीव, संडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट केवल उन्हीं लोगों का होगा जो इनरोल करेंगे, फ़ी पे करेंगे। अभी तक आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है, सेपरेट हमने टेलीग्राम पे उसका ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में वो बच्चे एडेड है, वहाँ पे उनको गूगल मीट का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे लाइव आपका टेस्ट होगा, क्विज फॉर्म में होगा, जैसा ऑब्जेक्टिव नेट का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पे टेस्ट होगा, और आपके जो भी रॉन्ग आंसर्स हैं उसको वहाँ पे डिस्कस भी किया जाएगा लाइव गूगल मीट पे। तो वो क्लास आपकी वहाँ पे लाइव चलेगी। ठीक है, तो जो और लोग भी इनरोल करना चाहते हैं आप लोग कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे बात कीजिए, मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। आई विल शेयर यू द फॉर्म, आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें ही आपको अटैच करना है आपका स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट। तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम ग्रुप पे वो ऑल्सो जुड़ जाइए। स्टडी साइकोलॉजी विद शिया के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, तो आप वहाँ से ग्रुप पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग मुझसे बात कीजिए। चलिए, तो ये आपका हमने बात करी विल्हेम वुंड की। अब विल्हेम वुंड के बाद में हम बात करते हैं थोड़ी सी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। तो देखिए, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करें तो 1879 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना, 1879 में साइकोलॉजी खुद एक सब्जेक्ट बना। 1892 में APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश हुई। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे G. स्टैनली हॉल, HALL हॉल। ठीक है, देन आपका 1896 में स्ट्रक्चरलिज्म एज अ स्कूल फाउंड हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म यही जो हमने विल्हेम वुंड का पढ़ा, ये स्ट्रक्चरलिज्म ही है, लेकिन नाम स्ट्रक्चरलिज्म टिचनर ने दिया है, इनके स्टूडेंट टिचनर उन्होंने दिया। लगभग 1896 में ही इसके ओपोजिट बना फंक्शनलिज्म, अमेरिका में ज़्यादा फेमस हुआ फंक्शनलिज्म। इसी समय लगभग साइको एनालिसिस आया, फिर कुछ समय तक साइको एनालिसिस का बोला बाला चलता रहा। 1913 में आपका बिहेवियरिज्म आया, देन आपका 1935 में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आया, देन आपका 1940s के आसपास एग्जिस्टेंशियलिज्म आया,
1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आया, 1956 में आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी आया और 1960s में आपका ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी आया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ टाइमलाइंस मैंने आपको दी हैं 1979 से लेकर के एंड तक की, ये आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल में करेंगे, डू नॉट वरी, और डिटेल में हम इनको करेंगे। ओके फाइन, तो और क्या ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये नाम दिया है टिचनर ने। ठीक है, तो टिचनर जो थे वो कौन थे, वो विल्हेम वुंड के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने इंग्लिश में हम कह सकते हैं चीज़ों को किया या ट्रांसलेशन किया। नाम स्ट्रक्चरलिज्म उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने मोस्टली जो स्टडी करी वो उनके जैसी ही करी, कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने अपनी स्टडी में ज़रूर किए, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन वर्ड जो है वो उन्होंने यूज़ में लिया, वो भी रिडक्शनिस्ट थे, वो भी एटॉमिस्ट थे। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बाकी इसके अलावा व्हाट एल्स यू नीड टू नो कि इसमें आपका जो फंक्शनलिज्म मैंने आपको बताया, ये जो फंक्शनलिज्म है बेसिकली ये ओपोजिट था स्ट्रक्चरलिज्म के। ये लोग ऐसा कहते थे कि आपने स्ट्रक्चर की तो बात कर ली, इतनी देर से आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर से तो केवल एक आइडिया लगेगा कि ब्रेन है कैसा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो काम क्या करता है। तो फंक्शनलिज्म जो थे उसके अगेंस्ट है। पर चलिए उससे पहले मैं आपको एक बार टिचनर का भी थोड़ा सा नोट्स लिखवा देती हूँ। टिचनर जो थे कौन है ये, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म करता क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को स्टडी करता है। इन्होंने भी कॉन्शियसनेस को डिवाइड किया 3 तरीके से, नाम बदल दिए। देखिए, सेंसेशन उनका था, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया सेंसेशन, फीलिंग और उनका था विल, इन्होंने किया इमेजेस। ये आपको याद होना चाहिए। जो ट्राई डायमेंशनल थियरी ऑफ फीलिंग थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड ट्राई डायमेंशनल थियरी ऑफ फीलिंग। पहले कुछ चेंज किया लेकिन लास्ट में रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो स्टडी थी वो क्वालिटेटिव थी, क्वांटी नहीं थी। क्वाली में क्या किया इन्होंने, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वही पत्थर रख के वाला जो करते हैं वो, बाकी सेम है। एटॉमिस्ट थे, रिडक्शनिस्ट थे और साइकोफिजिकल पैरालिस्ट थे। ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखें कि क्या सेम है, अलग है, क्या है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी हाँ, आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आप या तो कमेंट में डाल देना या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल सकते हो। तो कोई चीज़ अगर उसी वक्त मैसेजेस पे एक्सप्लेन हो सकती है तो मैसेजेस पे कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं आपके लिए सेपरेट अगले दिन के वीडियो में उस चीज़ को, डाउट को ले लिया करूँगी। बट ट्राई टू कवर द वीडियो सेम डे। आज का वीडियो आज ही कवर करें ताकि अगले दिन ही आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके फाइन, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ फंक्शनलिज्म के बारे में। ये फंक्शनलिज्म में क्या चेंजेस हैं। तो फंक्शनलिज्म ने सीधा सीधा बोला, इसमें आपका विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स को फंक्शनलिज्म का फाउंडर माना जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि आपका माइंड किस तरीके से आपको फंक्शन करने में हेल्प करता है, यू शुड टॉक अबाउट दैट मोर। आप स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हो, आप बात करो फंक्शन की। तो फंक्शनलिज्म was founded by विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स से ये फाउंड हुआ है। इन्होंने बात किसकी की है, इनका फोकस था स्टडी द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने ये बोला आपको कॉन्शियसनेस को स्टडी करना है, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को। इसके अलावा और क्या चीज़ करी इन्होंने बोला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि कॉन्शियसनेस जो आपकी चेतना है वो एक झरने की तरह है, वो बहती रहती है। आप एक चीज़ पे नहीं टिक सकते। आप अभी कुछ सोच रहे हो, आप तुरंत ही कहीं और पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत डायनामिक है। इट इज़ डायनामिक, इट फ्लोज, यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है, ये इन्होंने बोला। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एटॉमिस्ट नहीं थे ये। इन्होंने बोला तोड़ नहीं सकते चीज़ों को टुकड़ों में। इन्होंने मोलर अप्रोच दी। मोलर मतलब चीज़ों को एज अ होल स्टडी किया, पूरा पूरा।
कॉन्शियसनेस के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको एज अ होल पढ़ो, या हम इसको हॉलिस्टिक भी कह सकते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच थी ये। चार्ल्स डार्विन के जो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत था उससे इंस्पायर्ड थे। इन्होंने बोला सारी चीज़ें वॉलंटरली होती हैं, इनवॉलंटरी कुछ नहीं है, तो वॉलंटरी ही इन्होंने बातें करी। तो ये कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके फाइन। इसके बाद आते हैं हमारे सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिसिस। इन्होंने सब कुछ ही बदल दिया साइकोलॉजी में। अनकॉन्शियसनेस की बातें करी काफ़ी ज़्यादा। अभी तक देखो तो उन्होंने बात कॉन्शियसनेस की करी है, इन्होंने बात करी है अनकॉन्शियसनेस की। अनकॉन्शियसनेस पे फोकस करिए। ये फर्स्ट फोर्स है साइकोलॉजी का, ये भी ध्यान रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट रिसीविंग अ कॉल। ओके फाइन। सो हम अनकॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। इन्होंने बोला कि अनकॉन्शियसनेस के अंदर चीज़ें जो है आपकी रिप्रेस्ड होती हैं, दबी हुई जो चीज़ें होती हैं जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। इन्होंने चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो चाइल्डहुड और अनकॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वो यही क्रिएट करता है, ये इन्होंने बोला। एंड आई थिंक मैं आपको फर्स्ट फोर्स बता रही थी कि साइको एनालिसिस जो है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। सेकेंड फोर्स आपका बिहेवियरिज्म होता है, थर्ड फोर्स आपका ह्यूमनिस्टिक होता है, फोर्थ आपका ट्रांसपर्सनल होता है। तो इस तरीके से ये लिस्ट भी मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं लिस्ट दूंगी। तो ये इन्होंने बात करी सिगमंड फ्रॉइड ने। बहुत तहलका मचा जब इनकी थ्योरी आई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें भी की। इनका फोकस था ओवर एम्फेसाइज्ड, ही ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन सेक्स, ठीक है। इन्होंने सेक्सुअल लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी, प्लेजर, डिसप्लेजर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हैं, ठीक है। बाकी जब हम पर्सनालिटीज़ पढ़ेंगे, पर्सनालिटी वाला जो 7th यूनिट है, जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में फ्रॉइड पढ़ाऊंगी। अभी के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे ना, तो हम हर साइकोलॉजिस्ट का पहले बैकग्राउंड देखेंगे, उसके पर्सनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो तब आप समझ पाओगे कि उन्होंने जो थ्योरी दी वो क्यों दी। Because when a psychologist gives a theory, that theory is related to his own experiences, his own past life, ठीक है। जो वो खुद देखता है, खुद महसूस करता है, खुद ऑब्जर्व करता है, वो उसी से थियरी कहीं ना कहीं रिलेट करके बनाता है। तो ये पर्सनालिटी जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि वाई दीज पीपल गेव सच टाइप्स ऑफ थियरीज, ओके। तो इन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया सेक्स पे, चाइल्डहुड पे, अनकॉन्शियसनेस पे। इनकी पूरी स्टडी जो थी वो क्वालिटेटिव मैथड्स पे थी। क्वालिटेटिव मैथड्स इन्होंने यूज़ में लिए, जैसे कि फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या है? इन्होंने बोला कि आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो भी चीज़ है, वट एवर इट इज़, जस्ट गो ऑन स्पीकिंग, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। सो अल्टीमेटली अ पॉइंट विल कम वेयर जो आपका रिप्रेस्ड मटीरियल है, जो दबी हुई बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं निकल करके आएंगी। तो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, ये अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से कहते थे, काउच पे बैठते थे, खुद उसको काउच पे लटा देते थे साइड वाले में, और उसको बोलते थे आपके मन में जो भी आ रहा है बोलते जाओ। बोलता जाता और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम उसके अंदर दबी हुई है वो निकल के आती। कई बार अपने साथ भी ऐसा होता है कि हमें खुद को समझ नहीं आता हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। हमारा मन अपसेट होता है, हम उदास होते हैं, बट वी डोंट नो, हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डू वी फील दैट। तो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस। आप बोलते जाइए, जो भी मन में आए वो बोलते जाओ। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बोलते बोलते वो चीज़ आएगी। बस हाँ, आपको सोच के नहीं बोलना, फिल्टर नहीं लगाना। अगर आप फिल्टर लगा के बोलोगे, कॉन्शियस होके बोलोगे, तो वो चीज़ नहीं निकलेगी। जस्ट कीप ऑन बैबलिंग, बोलते जाओ, तो अपने आप वो चीज़ निकल के आएगी। इसके अलावा इनका मेथड था ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस का मतलब है सपनों का ये मतलब निकालते थे। ये कहते थे कि जो आपके सपने होते हैं ना, उनमें 2 तरह का कंटेंट होता है। एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, एक होता है लेटेंट कंटेंट। 2 तरह के कंटेंट है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब है द ड्रीम विच यू सी एज इट इज। जो सपना आप देख रहे हो, जैसे आपने देखा आप सीढ़ी से गिरे, तो सीढ़ी से गिरना इज मैनिफेस्ट कंटेंट। हो सकता है उसका कोई हिडन मीनिंग हो, तो वो जो हिडन मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं लेटेंट कंटेंट। तो ये क्या करते थे, अपने क्लाइंट्स के सपने पूछते थे और उनका मतलब निकाल के बताते थे। तो वो जो इनका ये मानना था कि जो सपने होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियसनेस को ही कॉन्शियसनेस में लाने की वजह से होते हैं। इसके अलावा और क्या करते थे, ये करते थे स्लिप ऑफ टंग को स्टडी। बोलते थे अगर आपकी ज़बान फिसल रही है तो एक्चुअल में उसका मीनिंग है, मतलब कि आप रियल में वही फील कर रहे थे जो आपने बोल दिया, वो स्लिप ऑफ टंग फिर आप बोल देते हो कि वो ज़बान फिसल गई,
पर ऐसा नहीं है, इनका ये मानना था। तो मेन इनका फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस आपको याद रखना है। स्लिप ऑफ टंग की भी बात ये करते थे, और इसके अलावा ये डिटर्मिनिस्टिक थे। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है, इनका ये मानना था कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपके पास्ट पे डिपेंड करती है। पास्ट पे फोकस करते थे, प्रेजेंट पे नहीं करते थे। प्रेजेंट या फ्यूचर की ये बात नहीं करते, ये बात करते थे पास्ट की। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। जो लोग फ्यूचर की बात करते हैं उसके लिए वर्ड अलग है, उसके लिए वर्ड था मुझे अभी जस्ट ध्यान नहीं आ रहा, उसके लिए वर्ड था टेलियोलॉजी। यस, उसके लिए वर्ड था टेलियोलॉजी, वो युंग का है, कार्ल युंग का। तो अभी के लिए पास्ट पे ये फोकस करते थे, तो डिटर्मिनिस्टिक इनका था। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रॉइड के बारे में मोटी मोटी बातें बताई। एक वो अभी जो बताया था साइकोफिजिकल पैरालिस्ट भी ये हैं। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। साइको एनालिसिस में क्या केवल फ्रॉइड आएंगे? नहीं, साइको एनालिसिस में इनके न्यू फ्रॉइडेंस भी आएंगे, कार्ल युंग, एल्फ्रेड एडलर, ये सारे आएंगे। तो ये अभी मैं नहीं बता रही, ये सब मैं पर्सनालिटी में आपको डिटेल में कराऊंगी। अभी बहुत शॉर्ट में बताने का कोई मतलब नहीं है, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें आप। ओके फाइन। इसके बाद अगला आता है आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की हमने बात की, तो बिहेवियरिज्म में कौन है? आपके वॉटसन है। ठीक है, बिहेवियरिज्म के फाउंडर जो है वो बिहेवियरिज्म के वॉटसन है, जेबी वॉटसन, जॉन बुगार्डस वॉटसन। ठीक है, ये सेकेंड फोर्स है साइकोलॉजी का। वॉटसन इंस्पायर्ड थे स्किनर से, थॉर्नडाइक से, पावलोव से, इन सब की स्टडीज से ही वॉज इंस्पायर्ड। अब ये बिहेवियरिस्ट बोलते हैं भाई स्टडी किसकी करनी है? साइंस। ये बोलते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है जो चीज़ें आप देख सकते हो, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी बताती हूँ कि साइकोलॉजी जो है, इसको आज की डेट में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर मतलब कि वो चीज़ें जो कि दिखाई देती हैं, ऑब्जर्व होती हैं, कॉन्शियस होती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आप मुझे देख पाते तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते वो बिहेवियर है। लेकिन जो मैं सोचती हूँ, जो आप नहीं देख सकते, वो होता है मेंटल प्रोसेस, अनऑब्जर्वेबल। जैसे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग, मेरी फीलिंग, वो चीज़ें, वो होता है आपका मेंटल प्रोसेस। तो वॉटसन कहता है कि भाई जो चीज़ दिखी नहीं थी उसको स्टडी क्या करोगे आप फोकस करो बिहेवियर पे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, ये मेजरेबल है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो इनका ये कहना था कि यू शुड स्टडी ओनली द बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फाइन। इसके अलावा ही वॉज अ रिडक्शनिस्ट। रिडक्शनिस्ट थे, टुकड़ों में बांटते थे। ठीक है, ही वॉज अ रिडक्शनिस्ट। ये मानते थे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड टेबुलर रासा होता है, मतलब कि बिल्कुल एक खाली स्लेट होता है, जो उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा बन जाएगा। इन्होंने इनफैक्ट इनका बहुत फेमस कोट है कि अगर आप मुझे एक हैंडफुल ऑफ चिल्ड्रन दो, नवजात शिशु, इन्फेंट्स दो, 12 बच्चे दो, 1 दर्जन मुझे बच्चे दो, किसी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, किसी को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी को मैं चोर बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? वो सब इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। इनका ये मानना है कि माइंड जो है बच्चे का वो टेबुलर रासा है, बच्चा जब पैदा होता है वो खाली स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। ठीक है, उसको जैसा एनवायरनमेंट दोगे वो वैसा बन जाएगा। तो ये इन्होंने कहा। इन्होंने एक फेमस वो लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसको फोबिया लर्न करवाया था। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ये वाला लर्निंग में पढ़ेंगे। ये भी बहुत फेमस है। इनकी स्टडी क्वांटिटेटिव होगी, केवल और केवल क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, जो ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, वो बात हम यहाँ पे करेंगे, क्वाली की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये मेन बातें आपको याद रखनी है अबाउट बिहेवियरिज्म। और भी बिहेवियरिस्ट हैं इनके अलावा, टॉलमैन को भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो बहुत सारे हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट की बात करें तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मेन फोकस होता है कि वाई डू वी एग्जिस्ट, क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिटेल में पर्सनालिटी में करेंगे। इसमें आप रोलोमे को स्टडी करोगे, विक्टर फ्रैंकल को स्टडी करोगे। ठीक है, ह्यूमनिस्ट में आपका कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो आते हैं। मास्लो इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मास्लो फादर हैं। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं, फुल्ली फंक्शनिंग पीपल पे करते हैं। मास्लो ने आपका हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, कार्ल रोजर्स ने आपका क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दिया है। काफ़ी इनका डिटेल्ड में इसमें काम है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, कॉग्निटिव साइकोलॉजी नहीं, सॉरी, कॉग्निटिव अप्रोच, जो कॉग्निटिव स्कूल आया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसके लिए क्या याद रखना है, केवल ये याद रखिए कि वो आया कब, 1956 में वो आया। उसका फाउंडर किसे मानते हैं, उल्रिक नेसर, इनको मानते हैं, बस इतना याद रखें, बाकी कुछ नहीं आता इसमें, छोड़ो। इसके अलावा और गेस्टॉल्ट की बात करें तो उसमें मैक्स वर्डाइमर है, कॉलर है, कॉफका है, ठीक है, ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ही। तो अभी मैं आपको केवल इतना ही बता रही हूँ, सारा स्कूल्स वगैरह जो है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी, इतना ही आपको याद रखना है, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा और आपको कुछ यहाँ पे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछते फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने आपको बेसिक्स जो हैं वो एक बार के लिए करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका जो भी ये है इसका रिवीजन करके आएँ, जो भी क्लास मैंने आपको करवाई है इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें, कोई डाउट आए पूछें। आज की क्लास मैंने ज़्यादा लाइट ही रखी है, बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा वैसे हैवी टॉपिक नहीं लिया आज मैंने, फर्स्ट क्लास है क्योंकि, तो लगभग आधे घंटे की क्लास है। आराम से देखिए इसको और इसके आप नोट्स उतार लें कॉपी में। टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला एटॉमिस्ट, मैंने बोला रिडक्शनिस्ट, तो अभी के लिए आप एक बार के लिए उनकी डेफिनेशन लिख लें, इनके आगे से आपको वो याद होनी चाहिए। बार बार ना मैं बताऊंगी ना आपको बार बार याद करने की ज़रूरत है, पूरा नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स लिखें, अपने हाथों से लिखें, अच्छा रहेगा। बाकी बाद में आपको बुक मिलेगी, बुक ज़रूर ले लेना, तो आपको वो बुक में ही हाईलाइट वगैरह करके अच्छे से नोट्स वहीं के वहीं हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।